नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है। इसलिए फसल में सिंचाई करते हुए कीट और रोग नियंत्रण पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इन कार्यों को समय पर नहीं करने से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। तो इन सभी कार्यों को कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने जो किसान भाइयों ने चने की खेती की गई है और जो हमारी करीब 55 से 80 दिन के आसपास की हो गई है चने की फसल, उसमें क्या क्या प्रबंधन करें, किस तरह से जो कीट और रोग आते हैं उनका किस तरह से उनका नियंत्रण करें जिससे हम अधिक उपज ले सकें, उसके बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे इसमें जो सिंचाई के बारे में। तो जिसके फसल हमारा दाना बनने लगा है और हमारे देख रहे हैं कि अगर नमी कम है तो किसान भाई हल्की सिंचाई कर सकते हैं खेत में। भाप पद्धति के द्वारा सिंचाई ना करें, क्योंकि भाप पद्धति से कहीं कहीं पानी जम जाता है तो हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसके लिए हल्की सिंचाई करें, पानी ना रुके, ये ध्यान रखें किसान भाई खेत में। और अगर स्प्रिंकलर हो तो किसान भाई स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई करें तो काफ़ी अच्छा होता है, पानी भी कम लगता है और हमारा जितना पानी की ज़रूरत होती है खेत में उतना ही लगता है। तो किसान भाई इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। और किसान भाई जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में ले रहे हैं चने का, तो किसान भाई ये ध्यान रखें, जो अभी हमारे फूल अभी आ रहा है तो इसकी मुख्य पहचान है, अगर हम इसमें दूसरे का रंग का फूल देख रहे हैं अपने खेत में तो उनको उखाड़ कर नष्ट हटा दें, क्योंकि वो बीज में मिल जाएगा तो फिर बाद में पहचान नहीं होना मुश्किल हो जाती है। और किसान भाई जिसमें फसल में भी खरपतवार दिख रहे हैं तो उसको भी निकाल कर हाथ से निकाल कर नष्ट करें, क्योंकि अगर वो खरपतवार का बीज भी मिल जाता है बीज उत्पादन कार्यक्रम के समय तो उसकी गुणवत्ता खराब होती है। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। चने की फसल को फली छेदक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। जो फली छेदक कीट है, जो मुख्य कीट है चने का, तो ये कीट क्या करता है, इसकी इल्लियाँ जो होती हैं वो पत्तियों खुरच खुरच के खाती हैं और ये चने का मुख्य कीट है। तो बाद में ये पूरे पौधे को खाकर नष्ट कर देती हैं। इससे काफ़ी बड़ी क्षति हमारी चने की फसल में देखी गई है। अगर इस तरह की कीट हमारे दिख रहा है, क्योंकि ये इल्ली क्या करती है, आधा अंदर रहती है दाने के अंदर, आधी बाहर रहती है, जिसकी मुख्य पहचान है। अगर इस तरह का इल्ली हमारे खेत में दिख रही है तो किसान भाई इसके लिए नियंत्रण के लिए टी आकार की खूंटियाँ बनाएं, जो चिड़ियों के बैठने के, पक्षियों को आकर्षित करती है बैठने के लिए, और वो इस कीट को खाती है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई, जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं जो इसके नर कीट को आकर्षित करते हैं, जिससे कि इसके बाद में जनसंख्या नहीं बढ़ती, कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं बढ़ता है। या लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, इस लाइट ट्रैप में इसके कीट हैं वो आकर्षित होते हैं और इसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल या नीम की निम्बोली का अर्क, उसका प्रयोग करके इसका स्प्रे करें शुरुआती अवस्था में। किसान भाई एनपीवी वायरस आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, तो वो 250 एलई का प्रयोग कर सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर। तो इस एनपीवी वायरस से भी जो हमारा है वो जैविक नियंत्रण होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने पर ही किसी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करें, उससे पहले अपने जैविक जो तरीके बताए हैं उनका प्रयोग करें। उसके लिए रासायनिक कीटनाशक के लिए अगर दिख रहा है तो इंडोक्साकार्ब नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। और प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है तो उसका हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे पूरी जो इल्लियाँ हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा चने की फसल में उकठा रोग का भी प्रकोप होता है, तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे चने में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो इसमें सबसे मुख्य रोग है चने का विल्ट रोग है, जो किसान भाई देखा गया होगा कि एकदम पौधा सूखकर मुरझा जाता है। तो ये रोग है, हमने देखा है कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो तने में एकदम सड़न होती है और फिर पौधा मर जाता है। तो ये एक फफूंदीजनक रोग है जो बीज के द्वारा या मिट्टी से फैलता है। काफ़ी अगर समस्या रहती है तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। खेत में ये समस्या बार बार दिख रही है चने में, तो किसान भाई 3 फसल चक्र अपनाएं, 3 साल तक चना ना लें, उसकी जगह किसी और फसल को ले। तो किसान भाई इस तरह की अगर समस्या देख रहे हैं अपने फसल में, तो एक तो रोग रोधी जातियों का प्रयोग करें।
जिसमें ये समस्या नहीं आती है। और बीज को जब बोएं तो बीज को उपचारित करके ही बोएं, जिसके लिए फफूंदी आवश्यक दवा कार्बनडाजिम करके आती है, इससे 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर का घोल बनाकर उसको उसमें पहले चने को थोड़ा सा डुबो के उपचारित कर लें, फिर उसके बाद बुआई करें तो इसका प्रकोप कम देखा गया है। अगर खड़ी फसल में दिख रहा है तो किसी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जैसे कार्बनडाजिम है तो कार्बनडाजिम या थायरम दोनों को मिलाकर घोल बना सकते हैं। तो 2 ग्राम करीब कार्बनडाजिम और 1 ग्राम थायरम उसका घोल बना के प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं किसान भाई, तो इससे कि इसमें जो खेत में हमारे जो बेल्ट का फफूंद है जो वो नष्ट हो सके। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की नर्सरी डाली थी उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी आगे चलकर अधिक पैदावार मिलेगी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर हरिओम शर्मा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल जो है उसकी वर्ष भर मांग पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में रहती है। तो इसके लिए कईयों ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अपने मध्य प्रदेश में डेवलप हो चुकी हैं, जिनके द्वारा वर्ष भर हम मिर्ची की फसल को उगा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि ग्रीष्मकाल में मिर्ची की खेती कैसे की जाए। तो सबसे पहले हमें प्रजातियों का जो चयन है बहुत विशेष प्रकार से करना चाहिए, जिसमें कि हमारी जो प्रजातियां जो कि ग्रीष्मकाल में यूज की जाती हैं, तो इसमें सबसे अच्छी उत्तम जो प्रजातियां हैं, उन्नत प्रजातियां हैं, उसमें पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और पंत सीवन, ये जो वैरायटियां हैं, ये जो प्रजातियां हैं वो बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। और इनके जो फल रहते हैं मध्यम आकार के होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनका, और इनकी मार्केट में मांग भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। किसान भाइयों, ग्रीष्म गर्मी के मौसम में मिर्च का अधिक उत्पादन देती है, तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी का चयन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मिट्टी, इसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी बताई जाती है वो गहरी दोमट सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जिसमें कि मिर्ची का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। सेकंड, जो मिट्टी को तैयार करना है तो वो किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि कल्टीवेटर के द्वारा एक जुताई करें, उसके बाद क्रॉस में दूसरी जुताई कर दें, और उसके बाद तीसरी जुताई करने के बाद उसमें डिस्क लगाएं। डिस्क से क्या होगा कि उसका जो पपड़ी है वो टूट जाएगा, और पपड़ी टूटने के बाद उसको रोटावेटर से उसको मिक्स कर दें, जिससे क्या होगा मिट्टी जो रहेगी वो भुरभुरी हो जाएगी। तो खेत की तैयारी के समय हमारे किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब खेत की हम आखिरी जुताई करते हैं तो उसमें 150 से 200 क्विंटल FYM प्रति हेक्टेयर मिलाएं। और जो हमने गोबर की खाद उपयोग की है उसके द्वारा जीवाश्म की संख्या बढ़ जाएगी हमारे खेत में, जिससे कि हमारे खेत में जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, और जल धारण क्षमता बढ़ने के साथ तो खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर हम रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो नाइट्रोजन है, और फास्फोरस और पोटास। इसको प्रॉपर मात्रा 100 नाइट्रोजन, 50 पोटास और 50 फास्फोरस पर हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 1/3 मात्रा है, जो कि 33 किलोग्राम जो है बेसल डोज में डाल देते हैं। जो सेकंड डोज है नाइट्रोजन का वो हमें 40 से 45 दिन के अंतर्गत में देना चाहिए। जो तीसरा डोज है वो हमें 60 दिन पर देना चाहिए, रोपाई के बाद, रोपाई की आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद 65 दिन बाद देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मिर्ची की जो हैं वो फलियां बढ़ेंगी, फूल भी ज़्यादा आएंगे और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। किसान भाइयों, गर्मी में मिर्च की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप मिर्च की रोपाई किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अब इसके बाद हम रोपाई प्रबंधन की बात करें तो हमें रोपाई के एक दिन पहले उसको हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि वो उसकी जो मिट्टी की जो पपड़ी है वो थोड़ा नरम हो जाती है, जिसके द्वारा हम जो पौध को निकालते हैं तो वो उसकी जो जड़ रहती है वो मतलब नष्ट नहीं होती है। और इसमें वेल स्किल्ड लेबर जो रहती है उनका ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ थोड़ी बहुत भी अगर डैमेज होती है तो उसमें हमारा मतलब पौध चली ही जाती है और वो सो जाती है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंचाई थोड़ा कर दें उसको, और उसको फिर निकाल के, और फिर हमें इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा भी हमको 5x5 की क्यारी बना सकते हैं या 5x10 की क्यारी बना सकते हैं, तो 5x10 मीटर की, 5x5 मीटर की जो भी है आप अपनी स्वेच्छा अनुसार बना के, इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग में 60 सेंटीमीटर रहती है, और पौधे से जो पौधे की दूरी रहती है वो लगभग में 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं तो सबसे पहले प्लांटेशन के पहले आप उसमें जो रोपाई कर रहे हैं, आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसके पहले आप ड्रिप लगा दें। और अगर ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो आप बेड पे लगा सकते हैं, और बेड पे लगाने के फ़ायदे ये होते हैं कि उसका जो पानी रहता है वो पौधों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, संपर्क में नहीं रहता है, जिसके द्वारा पौधों में गलन अलन बहुत सारी प्रक्रियाएं जो रहती हैं और पेस्ट डिसीज भी कम लगते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। तो अब फिर रोपाई के बाद में बात आती है सिंचाई की। तो जो हमारी जो हल्की मिट्टी रहती है उसमें हमें 8 दिन के अंतराल से सिंचाई करना चाहिए, और जो भारी मिट्टी होती है उसमें लगभग में 10 से 12 दिन पे सिंचाई करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंचाई की जो इंटरवल रहता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। जहाँ सिंचाई होगी तो सिंचाई होने के बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि जहाँ सिंचाई होगी वहाँ खरपतवार आएंगे, और जब खरपतवार आते हैं तो उनको हम यांत्रिक विधि से खुरपी के द्वारा, हो के द्वारा हम उनको निकाल दें, क्योंकि अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो ये हमारे जो रोग हैं, कीट हैं, उनको आश्रय देने का भी काम करते हैं, जिसके द्वारा हमारी फसलों को भी नुकसान। और ये पोषक तत्व जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हैं उनको भी अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो मिर्ची का जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाएगा और ये उसके पोषक तत्व ये ले लेंगे। तो ये बहुत ही विशेष चीज़ है कि खरपतवार नियंत्रण करना ही है आपको, और खरपतवार नियंत्रण करने से कम से कम 23 प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाएगा आपका। अपने राज्य के जो किसान तरबूज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो तरबूज की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में कौन सी है और इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश यादव से। तरबूज एक ऐसी कैश क्रॉप है, उसकी प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो बाजार में पकी हुई तरबूज की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि ये गर्मी के स्टॉक से बचाता है और शरीर में पानी की पूर्ति करता है। ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर एक ऐसा फल है जिसको आम आदमी गर्मी के मौसम में इसको किसी भी रूप में लेना चाहता है, चाहे इसका पेय रूप में ले। आजकल तो शादियों में भी इसको एक अच्छा व्यंजन के तौर पे काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स विटामिन अधिक है और गर्मी में दूसरे फलों की कमी रहती है। इससे किसान या आम उपभोक्ता है वो बैलेंस डाइट इस फल से ही पूर्ति करता है। इसमें खेत में लगा के अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। ये ऐसा फसल है जिसको ठंडी से प्रति सहनशील है, इसमें थोड़ा बहुत भी पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और जहाँ खेत में पानी भरा होता है वहाँ भी ये फसल नहीं होती। तो ये खेत का चुनाव समय थोड़ा ध्यान रखें। और जो मिट्टी होती है इसकी जो बलुई दोमट है वो सबसे उपयुक्त है, या नदी के पेटे वाली ज़मीन है वहाँ बलुई है, वहाँ भी इसका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। इसका जो मृदा का pH मान है वो 5.5 से लेके 7.5 तक इसका pH मान होता है, वहाँ अधिक उत्पादन बैठता है। और इसका जो तापक्रम है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ इसका वनस्पति वृद्धि अधिक पाई गई है। तरबूज की खेती करने के लिए जरूरी है कि आप उन्नतशील किस्मों का चयन करें, ताकि तरबूज की फसल से अधिक उपज मिल सके और तरबूज से अधिक आय हो सके। इसका जो किस्म होती है वो एक महत्वपूर्ण है। अगर किस्मों का चुनाव सही रूप से किया तो अपने को निश्चित रूप से उत्पादन अधिक होगा। इसमें जो किस्में होती है वो सुगर बेबी मुख्य रूप से है। दुर्गापुरा से भी निकली 2-3 किस्में हैं। इसमें दुर्गापुरा केसर है, दुर्गापुरा मीठा है, अर्का-मनिक है, अर्का ज्योति है। इसमें कम बीज की भी किस्में हैं जिसको अपने तरबूज सीडलेस बोलते हैं। इन किस्मों का आप चुनाव करके अधिक से अधिक उत्पादन लें।
तरबूज की खेती के लिए मिट्टी के जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद बिखेर कर अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देवें। इसके अलावा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके जो खाद और उर्वरक है, जो प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम पोटाश, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अपने पहले ही फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा और जो नत्रजन की है वो आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय देते थे। उसके बाद भी इसमें खेत में नालियाँ बनाते हैं। प्राय ये है कि 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाते हैं और इस नाली में दोनों तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इसकी जो बीज की बुआई करते हैं। यदि किसान बेड बनाकर ड्रिप और मल्चिंग लगाकर तरबूज की खेती करते हैं तो पानी की बचत तो होगी ही, खरपतवारों का प्रकोप भी कम होगा और तरबूज का उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तो मल्चिंग का उपयोग करता है किसान, वहाँ पे नमी भी बनी रहती है और उसमें वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा बनती है। खरपतवार तो नियंत्रण होते ही होते हैं, लेकिन साथ में उसका नमी युक्त वातावरण प्रह भी बना रहता है। इस तरह से उस पौधे को वनस्पतिक वृद्धि अधिक मिल पाती है। और जब बीज अंकुरण हो जाता है उसके बाद में जब ये 2 पत्ती का होता है, वहाँ इसमें नेप्थलिन एसिटिक एसिड जो हार्मोन है उसका अपने परणी छिड़काव करते हैं। वो 100 ppm की मात्रा में करते हैं, जिससे कि मादा फूलों की संख्या अधिक प्रतीत होगी। और जब 4 पत्ती का हो जाता है वहाँ एक लाल रंग कीड़ा लगता है, उसके नियंत्रण हेतु खेत में मैलाथियन का डस्टिंग कर देना चाहिए। और जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उसमें शेष नत्रजन की जो आधी मात्रा है उसको अपने ब्रॉडकास्टिंग से दें या उसका क्षरणी मृदा जो पत्ती का छिड़काव उस रूप में इसका शेष नत्रजन की परणी छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला भोपाल के कृषक अनुज कुमार ने। यह गाय की जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अनुज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती हैं और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका माथा चौड़ा, आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फुट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। अन्य गायों की तुलना में ये दूध भी जल्दी देने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, जो अन्य गायों की तुलना में ज्यादा होता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो गाय अमूमन 40,000 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय के दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बम्पर उपज के लिए कैसे करें टमाटर की रोपाई। किसान भाई आसानी से तैयार कर सकते हैं केंचुआ खाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।